में जो पहला पॉइंट है that कि how the economic system was started. Like earlier there was a barter system, like for purchasing any product, you don't need to pay the amount. आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, but you have to basically give the product. ठीक है, so basically प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था, प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था, दैट वाज बार्टर सिस्टम एंड दैट वाज बेसिकली अंडर द ट्रेडिशनल सोसाइटी. ठीक है, सो इन द स्टेज ऑफ इकोनॉमी, जब सबसे पहला जो आपका स्टेज था कि प्रोड्यूसर्स जो थे ना प्रोडक्ट को अपने लिए बनाते थे, लाइक अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, अपने लिए प्रोडक्ट को बनाते थे, अपने लिए प्रोडक्ट को डेवलप करते थे. क्यों? बिकॉज उन उस समय ट्रेड का कोई सीन नहीं था, ट्रेड का सिनेरियो नहीं था इन शॉर्ट. तो इसके लिए क्या करते थे ये अपने लिए, एग्रीकल्चर भी जो प्रोडक्ट होता था ना वो खुद ही कंज्यूम करते थे वो लोग, है ना. और ट्रेड के नाम पे होता भी क्या था, द ट्रेड के नाम पे सिर्फ आपका बार्टर सिस्टम था कि लाइक इफ यू वांट टू परचेज अ शू, तो इन दैट केस आपको शू, कॉबलर को शू के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, लाइक राइस, अगर आपके पास राइस का ऑप्शन है तो. क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट पॉइंट इज preconditions of take off stage. So in this stage यहाँ पर basically specialization increase हुआ, surpluses production start हुआ, यानी कि अपने अलावा जो आप कमर्शियल बेसिस पे भी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया कि उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में अब सेल करना शुरू करेंगे. सरप्लस इज समथिंग लाइक आफ्टर कंजप्शन, जो भी आपके पास लेफ्ट हुआ, जो भी बचा आपके पास, उसको हम क्या करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे, उसको हम सेल करेंगे, दूसरे जगह पे उसको बेसिकली बेचेंगे, सेल करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट जो नेक्स्ट था प्री कंडीशन ऑफ फॉर टेक ऑफ स्टेज में ही आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप हुआ. क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप रूरल एरियाज में हैं और वन विलेज टू अनदर विलेज अगर आपको प्रोडक्ट को ट्रेड करना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए ना. सो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड एट प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज. क्लियर हो गई बात? एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो भी बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उनके लिए स्टार्ट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ स्टेज. इन द केस ऑफ टेक ऑफ स्टेज यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ, यानी कि वर्कर्स जो थे अब एग्रीकल्चर सेक्टर से दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ग्रोथ जो था वो कंसंट्रेटेड था कुछ ही रीजन में, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज नहीं था, कुछ रीजन जो थे वो आपके बेसिकली क्या थे, डेवलप हो रहे थे. और उसके बाद क्या हुआ इसमें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट था दैट वाज इंक्रीज टू लगभग 10% हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, 10% तक इंक्रीज हो गया. एंड इन द इसमें यहाँ पर आपका न्यू पॉलिटिकल और सोशल आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी आगे जो सपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को. ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज वगैरह, इंश्योरेंस फैसिलिटीज वगैरह, ये सब शुरू हुआ आपके टेक ऑफ स्टेज में. देन द स्टेज ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी. इन दिस स्टेज इकोनॉमी जो था दैट वाज स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इनटू द न्यू एरियाज. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई. इकोनॉमी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज में बेसिकली हम इंपोर्ट पे कम रिलाई करना शुरू हो गए. मतलब इंपोर्ट में अर्लियर इंडिया जो था इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट था, बट इसके बाद इंपोर्ट्स कम हो गए, एक्सपोर्ट्स हमने इंक्रीज कर दिया. सो दैट वाज द स्टेज ऑफ द ड्राइव टू मैच्योरिटी. द स्टेज ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी जहां पर आपका बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज जो थे वो बेसिकली हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, हमने इंपोर्ट पे हम कम रिलाई करने लगे, एक्सपोर्ट हमने इंक्रीज किया. द स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन. द स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन में क्या हुआ कि जो इकोनॉमी है दैट इज नाउ बेसिकली गियर टुवर्ड द मास कंजप्शन, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कंजप्शन स्टार्ट करे, प्रोडक्ट को खरीदे, सर्विसेज को कंज्यूम करे. ठीक है, तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर के ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज लाइक एफएमसीजी प्रोडक्ट जिसमें बिस्किट्स, मैगी, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एफएमसीजी गुड्स. सो यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल जो इंडस्ट्रीज थे जो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे, पेरिशेबल और ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज भी थे और नॉन ड्यूरेबल, सॉरी ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हो गए, नॉन ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज भी. और आपके इसका बेसिकली ये सर्विस सेक्टर भी डोमिनेंट पोजीशन ले लिया सर्विस सेक्टर में. ठीक है, सो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज बेसिकली फॉर द लॉन्ग टाइम एंड द नॉन ड्यूरेबल व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम. सो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स दोनों का जो इंडस्ट्री था दैट वाज स्टार्टेड फ्लोरिशिंग. एंड आफ्टर दैट द सर्विस सेक्टर वाज आल्सो बेसिकली टेक अ बेसिकली बोलते हैं डोमिनेंट पोजीशन उनका भी हो गया.
Why service sector was in dominant position? Because to support the agricultural and manufacturing sector. ठीक है, तो ये आपका था बेसिकली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड मर्केंडाइज एंड सर्विस ट्रेड. ठीक है, सो द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सारे ट्रांजेक्शंस आते हैं जो बेसिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर करेंट अकाउंट में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना बेटा, तो एक चीज याद रखना, जब भी कभी एक्सपोर्ट होता है ज्यादा तो हमारे यहाँ पर एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बेसिकली हमारा पैसा इंक्रीज होगा, अमाउंट इंक्रीज होगा. कैसे? क्योंकि एक्सपोर्ट हम करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगा. लेकिन इन द केस ऑफ व्हेन वी आर बेसिकली हम इंपोर्ट ज्यादा कराएंगे तो हमारा, इन शॉर्ट बस इतना याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में तब रहेगा जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में रहेगा जब आप इंपोर्ट बेसिकली ज्यादा करोगे. तो इस चीज को बैलेंस में रखना, बैलेंस करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिकली एवरी कंट्री. ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दो तरीके से दो मेजर आइटम है करेंट अकाउंट में. पहला है merchandise export and import. Merchandise is something like that is related with the goods which is visible, right? And the second one is invisible, like services का export and import. ठीक है, तो in this these two items are under the balance of payment. अब यहाँ पर जो आपका इनविजिबल एक्सपोर्ट और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में क्या क्या चीजें देखते हैं. इन द मर्केंडाइज इंपोर्ट हम क्या करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि गुड्स को हम खरीदते हैं दूसरे कंट्री से. ठीक है, और यहाँ पर सारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट तरफ चली जाएगी. ठीक है, सो द डेबिट एंट्रीज जो है इसमें आएंगे सारे. ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन डेबिट में होंगे जो इंपोर्ट होगा, यानी कंट्री में वो आ रहा है, आयात जिसको हम कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज जस्ट वाइस वर्सा, अगर एक्सपोर्ट होगा तो जस्ट वाइस वर्सा. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट वन इज इनविजिबल एक्सपोर्ट्स. अगर हम इनविजिबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सेल्स ऑफ सर्विसेज. तो अगर हम सर्विसेज को सेल करते हैं तो ये सारे क्रेडिट होगी. एक मिनट ध्यान दीजिएगा कि इनविजिबल एक्सपोर्ट्स में आपके सारे सर्विसेज आएंगे, सेल्स ऑफ सर्विसेज. तो सेल्स ऑफ सर्विसेज जितने भी आएंगे आपके, जब आप प्रोडक्ट को सेल करें तो सारे कहाँ पर जाएंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज में पैसे आ रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो थोड़ा वर्ल्ड मर्केंडाइज और सर्विस ट्रेड की बात हुई. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ते हैं. यहाँ पर आपका कुछ डेटा दिया हुआ है, देख लीजिएगा. डेटा इज गिवन इन. ओके, देन द रीसेंट ट्रेंड इन द इंडियन मर्केंडाइज अगर हम देखें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया गया था. पहले अर्लियर देयर वाज द एग्जिम पॉलिसी ना, एफटीपी से आया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. सो एफटीपी जो था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगर 2004 और 9 मतलब 5 इयर्स के लिए एफटीपी आता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस हुआ था इन अगस्त 2004. तो यहाँ पर इनका क्या एम था इन द न्यू एफटीपी ऑफ 2004, अभी रिसेंटली भी आ चुका है 14 to 19 वाला. ठीक है, तो इनका क्या उस समय एम था 4 to 9 वाले में कि लाइक दे वांट टू डबल द इंडियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, यानी कि प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एक्सपोर्ट जो है उनको वो डबल करना चाहते थे विद इन 5 इयर्स. ठीक है, और इसके लिए इन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह बनाया था, फेवरेबल इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए. ठीक है, लेकिन एज सच बेनिफिट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हुआ इस चीज से. अगर हम बात करें आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की 2002 और 2003 की, तो दैट वाज लाइक नॉट एज सच, बहुत एक्सट्रीम नहीं था, नॉर्मल था. लेकिन अगर हम 3 और 4 की बात करें तो कंपैरेटिवली टू 2 से 3 वाले से बेटर था. और लेकिन ये जो आपका जो एफटीपी आया 4 से 9 वाला, उसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पाया इंडिया का. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंडेक्स है, इसको एक बार चेक कर लेना, एक्सपोर्ट ग्रोथ का और इंपोर्ट ग्रोथ का और टर्म्स ऑफ ट्रेड का. तो यहाँ पर 1990 से दिया हुआ है, 1990 से 2000, 1990 से 95 इनकम 16.5, यानी कि 1990 टू 95 बेटर पोजीशन था. उसके बाद बेटर पोजीशन इनका कब था, 2006 to 7 था बेटर पोजीशन. उसके अलावा इनका 1 से 2 में ठीक था, नॉर्मल 18.3%.
ठीक है, तो सबसे हाई अगर इनका कहीं पर था, अगर देखा जाए, अगर एक्सपोर्ट जो था सबसे ज्यादा था, तो दैट वाज इन 6 to 7, 2006 to 7. नेक्स्ट वन इज इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग 2007 to 8, जिसमें सबसे ज्यादा हाई था इनका, बेसिकली 6 to 7 हाई था, 6 to 7 अराउंड. तो इंडिया जो था वो 7 to 8 में लगभग उसने $3 बिलियन जो था, ओवरऑल इनका लगभग ग्रोथ रेट 29% था. मैंने बताया ना कि 6 to 7, 7 to 8 के अराउंड इनका बेटर पोजीशन था, ठीक था. लेकिन उससे पहले वाले इयर्स में उतना बेटर नहीं था. 2002 वाले में ठीक था और 1990s में ठीक था. लाइक वैरी करता रहा, मतलब जो सिस्टम है, सिचुएशन जो है फॉरेन ट्रेड का, दैट वाज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, बट दैट इज ऑलवेज वैरी. नेक्स्ट वन इज लाइक अगर हम इसके की फीचर्स देखें 2007-8 का, एफटीपी ऐसे तुम लोग को पढ़ना है, फिर भी स्टिल तुम लोग देख लो इसको. एक्सपोर्ट डेटा अगर हम देखें अप्रैल टू फरवरी का, तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स में हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई था. की फीचर्स ड्यूरिंग 2007 to 8 इन एक्सपोर्ट. तो कॉमोडिटी वाइज अगर हम देखें, मतलब सामान के हिसाब से कॉमोडिटी वाइज देखें, तो सबसे ज्यादा अगर हाई अगर प्रोडक्शन किसी भी चीज का था, दैट वाज प्राइमरी प्रोडक्ट, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ग्रो किया. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नॉट मोर देन प्राइमरी प्रोडक्ट. ठीक है, उसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे जो था इनका ये सारे एक्सपोर्ट के मेजर आपके मतलब ये सारे जो थे ये आपके सबसे ज्यादा, मतलब यही सारे आइटम्स एक्सपोर्ट हुए थे. प्राइमरी प्रोडक्ट, उसके अलावा एग्रीकल्चर, प्राइमरी और एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, उसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे 2007 to 8 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुए. ठीक है, और उसके अलावा ओर्स एंड मिनरल्स जो था उसका भी ग्रोथ हुआ, वो भी आपका बेसिकली एक्सपोर्ट हुआ. इंजीनियरिंग गुड्स अराउंड 22.7% था. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो था इंक्रीज हुआ लगभग 19.2%. केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो था दैट वाज 19.3%. टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल लगभग वो ग्रोथ हुआ 9.6%. इन सब का एक्सपोर्ट इतना इंक्रीज हुआ, लाइक दैट वाज ऑलरेडी एक्सपोर्टेड, बट इस साल जो सबसे ज्यादा आपका एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट 2007 to 8 में हुआ, तो उसके रीजंस यही थे कि ये सारे सेक्टर्स क्या हो रहे थे, बेसिकली सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था प्रोडक्शन, और इसी की वजह से सारे जगह पे इतनी सारे चीजों में इतना परसेंट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ. यानी कि जितना हम भेज रहे थे उससे 9.6% ज्यादा. ठीक है, तो ये सारे आपके, ये तो एक्सपोर्ट की बात हुई. अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में ज्यादातर कौन से आइटम्स इंपोर्ट हो रहे थे? ऑयल इंपोर्ट हो रहा था. ठीक है, और कुछ नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हुआ, और कुछ आपके मशीनरीज इंपोर्ट हुए थे. ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा था, इसी वजह से हमें ज्यादा बेनिफिट हुआ था 2007 to 8 में. नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आई गेस. अच्छा, 2007 और 8 में सबसे ज्यादा रिमार्केबल आपका ग्रोथ हुआ था एक्सपोर्ट में. उसका रीजन क्या था? कौन कौन से मटेरियल एक्सपोर्ट जिनका इंक्रीज हुआ उनका नाम याद रखना. ठीक है, उसके अलावा इंपोर्ट में ज्यादातर क्या थे? ऑयल प्रोडक्ट्स थे और आपकी मशीनरीज थे. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इट कुणाल. यस मैम. ठीक है, employment, placement, standards of living, all these we already completed. EPRG framework completed. EPRG framework. यस मैम. मैम पहले का कुछ बाकी रह गया था. कौन सा? आप जो क्लास बीच में नहीं. यस मैम, यस मैम. That was an MOS. मेरा इनकम्प्लीट. 5 P's: product, price, placement, promotion and people. Product, price, placement, promotion and people. Product, price, placement, promotion and people. अब now the question is product. अगर हम ग्लोबल कंपनी को देखें तो कई बार कुछ ऐसी ग्लोबल कंपनीज हैं which are basically making a single product and they are selling those product in whole country. Like example Coca-Cola. ठीक है,
लाइक द ग्लोबल कंपनी जो क्या करती है, एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाएगी एंड उसी सिंगल प्रोडक्ट को वो बेसिकली हर एक, और मे बी एडवर्टीजमेंट प्रोसेस हो सकता है वो अलग यूज करे, प्रमोशन अलग यूज करे, बट दे आर सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट इन द होल ग्लोबल मार्केट। लाइक कोको कोला जो है उसमें कोको कोला ने अभी रिसेंटली कुछ डाइवर्सिफिकेशन किया प्रोडक्ट में। लाइक एक प्रोडक्ट में देयर इज शुगर एंड एक बोल सकते हैं ना कि कोक डाइट, जो एक आता डाइट कोक आपका आना स्टार्ट हुआ है विदाउट शुगर। So in short, we can say like some global company, they are selling the product according to the basically demand of the consumer, but they are not able to fulfill the local needs. So that's why whatever they are making, like एक product बनाया उसी में थोड़ा बहुत alteration किया, change किया और उसको basically market में sell कर दिया, ठीक है। So, और ऊपर से प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है, लाइक कोको कोला का क्या है ना कि लाइक दे आर बेसिकली मेकिंग द सेम प्रोडक्ट, लाइक डाइट कोक एंड नॉर्मल कोक दे आर मेकिंग, लेकिन दे आर चेंजिंग द पैकेजिंग प्रोडक्ट का वो चेंज कर देता है अलग अलग कंट्री का अलग अलग उस हिसाब से। आई बात समझ में? लाइक दे आर नॉट चेंजिंग द ओवरऑल प्रोडक्ट, but they are changing the packaging and they are basically using the different promotional strategy for selling their product and services in the market, in the international market. Clear हो गया? So this is one of the strategy we can say. First one is product, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड वन इज प्राइस, ठीक है। और प्रोडक्ट में एक और चीज आएगा कि लाइक they are basically selling the product in the different quantity bottles they have, like 2 liter bottle, like product flanking they are also using. This is known as product flanking, when you are basically providing the product in the different quantity and price. So they are using the strategy, but the core product of the Coca Cola is the Coke, that is soft drink जो भी है that वही आप करेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया यहाँ तक? Okay, next one is price. So in the case of price, if we are talking about the international market, like somehow there is a price discrimination. Like price discrimination, it means like अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस को सेट करना, ठीक है। प्राइस विल ऑलवेज वैरी फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, ठीक है। एंड प्राइस क्यों अफेक्टेड रहता है, व्हाई, द रीजन इज व्हाई, देन द आंसर इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट जो भी है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वही ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, टैरिफ वगैरह अलग अलग कंट्री में वैरी करते हैं। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द चेंजिंग द प्राइस। लाइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी बेसिकली अफेक्टेड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। सो अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और रीजन है कि दैट इज द मार्केट सैचुरेशन पॉइंट। लाइक इन सम प्लेस इफ द कंपटीशन इज एट द एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन अगर रहेगा तो ऐसे केस में आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस का भी ऑप्शन यू कैन अडॉप्ट। लाइक अगर किसी मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनीज हैं एंड इफ एनी अनदर इंटरनेशनल ब्रांड अगर वो सेल करना चाह रही है उस मार्केट में, सो दे हैव ऑप्शन टू बेसिकली पुट द कॉम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। बट द प्राइस इज बेसिकली अफेक्टेड बाय द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाय द टैरिफ, बाय द टैक्सेस, बाय द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाय द डिस्टेंस कॉस्ट। डिस्टेंस कॉस्ट, कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या, ये भी एक रीजन हो सकता है, ट्रू। सो द प्राइस जो है वो वैरी कर सकता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस हो सकता है, सेट कर सकते हैं। Now the point is placement and that is related with the distribution, like how you are going to distribute the product, ठीक है। So the product is distributed by the country by country, और ये decision basically competition के हिसाब से और target market, like आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, कौन से मार्केट में आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, सो इस पे डिपेंड करता है। अगर हम कोको कोला का एग्जांपल अगेन लें तो आप देख सकते हो लाइक कि दे आर बेसिकली, उनके कोको कोला तो आपके ये जो आपका पाटलिपुत्रा ब्रांच है उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, बट इनका अपना खुद का इन्होंने प्लांट बहुत सारे जगह पे क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, ठीक है। So nowadays they are not basically, so many international companies not dependent on the export, but they already set their subsidiary company in the particular market या particular country, ठीक है। So this is how they are basically distributing the product, because if you want to cover so many international market, बहुत सारे, तो export is not the solution। उस केस में आपको अपना एक ऑफिस या फिर अपना एक सब्सिडियरी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यू हैव टू स्टार्ट इन दैट प्लेस। सो इंटरनेशनल जो कंपनीज है दे आर डूइंग सो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। लाइक प्रमोशन इज टोटली डिपेंडेंट, लाइक आप कौन से कंट्री में प्रमोट कर रहे हो, बिकॉज प्रमोशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं।
ठीक है, अलग अलग कंट्री में। सो इन दैट केस अगर आप प्रोडक्ट का रिसर्च, डेवलपमेंट, क्रिएशन सब एक बार हो गया, तो नाउ देयर इज अ पॉइंट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन आप अलग अलग कंट्री में अलग अलग कर सकते हो और बजट के हिसाब से यू हैव टू डू, राइट। अगर आप जिस कंट्री में कर रहे हो वहां पर प्रमोशन एक्सपेंसेस काफी हाई है, तो इन दैट केस यू विल ट्राई टू नॉट, यू डोंट वांट टू बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सपेंस करने की कोशिश आप नहीं करोगे ऐसे केस में, यू कैन नॉट एबल टू अफोर्ड, राइट। सो कौन से कंट्री में प्रमोशनल क्राइटेरिया सुटेबल है, कैसा प्रमोशनल क्राइटेरिया सुटेबल है, मतलब प्रमोशनल स्ट्रैटेजी सुटेबल है, वी आर गोइंग टू यूज दैट। लाइक इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्लेस द पीपल आर स्टिल रीडिंग न्यूज़पेपर थ्रू, so we can use the newspaper for the advertisement, we can use the television for the advertisement, right? But maybe in US the people are using more social media, so in that case we can use social media for advertisement. So which promotional strategy is suitable, which promotional medium is suitable, we are going to choose it according to that. Clear ho gayi baat? Next one is, and we have to, for promotion as well, we have to do the market research and measure the flow of attention, like how much people are attentive toward your advertisement, ठीक है। इसीलिए आजकल इमोशनल एडवर्टीजमेंट आर यूज्ड बाय सो मेनी कंपनीज लाइक तनिष्क एंड ऑल, दे आर यूजिंग द, बोल सकते हैं आपका इमोशनल एडवर्टीजमेंट दे आर यूजिंग। and you have to basically measure all the things like visual ads are suitable, या non-visual ads या non-verbal elements are also suitable. So we have to choose the promotional tool according to the suitability of that country, या फिर consumer का जैसा है, basically consumer का जहाँ ज्यादा टेंशन, like टेलीविजन पे ज्यादा है तो टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करेंगे, like that, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल। सो यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली यहाँ पर हम जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर पीपल दोनों हो जाएगा कि जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो एम्प्लॉइज वहां पर जो काम करे वो, और साथ साथ में कंज्यूमर, ठीक है। तो अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें, सो एम्प्लॉइज जो होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए। अगर आप लोकल किसी पर्टिकुलरली किसी कंट्री में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं पर आप वहीं से मार्केट में ऑपरेट भी कर रहे हो, सो आप अगर एम्प्लॉइज रखते हो तो दे शुड बी ट्रेन। उसके अलावा फेस टू फेस जो कस्टमर के साथ जो इंटरेक्ट करेंगे, यानी जो आपके बोल सकते हैं ना फ्रंट एंड जो आपके एम्प्लॉइज होंगे, वो ट्रेंड होने चाहिए प्रॉपरली। उनको बेसिकली बोल सकते हैं ना कि डील करना आना चाहिए कस्टमर के साथ, थोड़े फॉर्मल होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बस ये काफी इतना, लाइक द पीपल शुड बी लाइक द ट्रेन पीपल, फॉर्मल होने चाहिए प्रॉपरली, दे कैन एबल टू बेसिकली डील विद द कस्टमर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक दे कैन बेसिकली एबल टू manage the customers traffic and consumers who are your consumer whom you are going to sell the product, all those things we have to basically manage. So these are the 5 P's of the basically आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग, या बोल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स है एक तरीके से। 5 P's आते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चीज, जितने भी थ्योरीज हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड के, रिकार्डो थ्योरी है, ठीक है, डायमंड पोर्टर्स थ्योरी है, सो